तो आज इसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय सूद, जो इंडिया में माने हुए बहुत ही रेपुटेड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। शुगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखिए, शुगर एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत में आती है जो डायबिटिक पेशेंट्स में, अगर किसी को डायबिटीज हो गई, नाउ व्हाट इज द प्लान? अब उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले डायबिटीज अगर हो चुकी है उल्टी, तो पेशेंट को सबसे पहले तो अगर हम आसान भाषा में समझें तो शुगर को हम कैसे समझ सकते हैं और ये कितने टाइप की होती है? देखिए, शुगर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि डायबिटिक क्या होता है और इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, और इसका ये किस स्टेज पर मतलब पता पड़ जाता है? देखिए, प्री डायबिटिक बेसिकली प्री डायबिटिक पेशेंट्स वो वाली डायबिटीज है जिसमें डायबिटीज जो होती है इसके बेसिक रीजंस क्या हैं कि क्यों होती है, और क्या जो जेनेटिक्स है वो मतलब मदर फादर को है तो बच्चों को भी होगी ऐसा कुछ, तो क्या इसका मतलब बेसिकली रीजन क्या है, जेनेटिक्स या और कुछ रीजन? देखिए, आज की जो जिंदगी है, लोगों की स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग किसी तरह की भी क्या मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है? नहीं, ये इस मामले में देखिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं जी। ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है। अगर जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए खास तौर से डायबिटीज हो जाती है, क्या उनको मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या देखिए हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं? प्योर शुगर से, जैसे कि चीनी, गुड़, बूरा लोग हैं या बहुत सारे पुराने लोग हैं, वो ये कई बार कहते हैं नहीं गुड़ से तो कोई शुगर नहीं होती, गुड़ तो अलग है, तो क्या गुड़ सेफ है या देखिए, गुड़ एक क्रूड रूप है, गन्ने के से हम गुड़ बनाते हैं वो एक। अच्छा, क्या गेहूं नुकसान करता है? देखिए, अगर प्योर गेहूं, खासतौर से देखिए आजकल बड़ा चलन हो गया है कि हम लोग बाजार जाते हैं और आटे की, अगर जैसे किसी की डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है तो उस केस में कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सबसे जल्दी इफेक्टेड होते हैं? देखिए, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं डायबिटिक पेशेंट और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनका क्या कनेक्शन है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? देखिए, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि खासतौर से हम इंडियंस में क्या है कि डायबिटिक पेशेंट में एक दोस्तों, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो यूजुअली हमारे ऑन एन एवरेज हर घर में कोई ना कोई उस चीज़ का पेशेंट होता है, और अगर देखें तो इंडिया को इस चीज़ का कैपिटल भी माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ शुगर या डायबिटीज़ की। आज की डेट में इंडिया को हम डायबिटीज़ कैपिटल बोलते हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे से लेकर बड़े तक किसी को भी हो सकती है। तो आज इसके लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय सूद, जो इंडिया में माने हुए बहुत ही रेपुटेड डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि शुगर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखिए, शुगर एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत में आती है जो डायबिटिक पेशेंट्स में, कि पेशेंट्स को अपने कई बार पेशेंट्स में किसी तरह के भी कोई लक्षण नहीं होते हैं जी। तो लक्षण ना होने की वजह से, या स्पेसिफिक कोई लक्षण जो कि डायबिटीज के लिए आम लोगों को पता है कि पानी ज्यादा पीना या प्यास ज्यादा लगना और खाना ज्यादा खाना या बार बार यूरिन जाना, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये सभी लोगों को पता है कि ये कॉमन लक्षण है, बट कई बार ये लक्षण इनिशियली प्रेजेंट नहीं होते जी। कुछ ऐसे नॉन स्पेसिफिक लक्षण, जैसे कि सिर्फ थकान रहना या हाथ पैरों में दर्द रहना, तो इस तरह के लक्षण को पेशेंट कह लेता है कि ठीक है, दिन भर का काम किया है तो हमने जो है तो उसको समझ नहीं पाता, और जब कभी रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उस चीज़ को उसमें शुगर के लक्षण जो कि डॉक्टर को ही पता होते हैं जी, उनको देखते हुए वो जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है पेशेंट की शुगर जो है वो बहुत ग्रॉसली अनकंट्रोल चल रही है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डायग्नोसिस में डिले हो जाता है। मतलब कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमको शुगर है या उससे रिलेटेड कोई सिम्टम हमें समझ में नहीं आता। सर, अगर हम आसान भाषा में समझें तो शुगर को हम कैसे सकते हैं और ये कितने टाइप की होती है? देखिए, शुगर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो भी हम कुछ खाते हैं, जैसे कि हम मीठा खाते हैं या और भी प्रोटीन या फैट जो भी लेते हैं जी, उसमें खास तौर से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो शुगर के पेशेंट में इस्तेमाल नहीं हो पाते, और इस्तेमाल ना होने की वजह से पेशेंट को कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि शुगर खून में बढ़ी रहती है और यूरिन में भी पास होने लगती है, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, बार बार यूरिन जाना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, इन सब चीजों की शिकायत रहती है। और मुख्य तौर पर हम देखें तो डायबिटीज 3 तरह की होती है। एक टाइप 1 जो कि बच्चों में होती है, बहुत छोटे बच्चों से लेकर और 10, 12, 15 साल की एज तक हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि इसमें शरीर में इंसुलिन बनती ही नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट को शुरू से ही, मतलब जैसे ही उसकी शुगर डिटेक्ट होती है, कई बार वो बहुत सीरियस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाता है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहते हैं, और उस कंडीशन में जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तब वो डिटेक्ट होती है कि इसको तो टाइप 1 डायबिटीज है।
Okay. जिसमें शुरू से ही इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और जो कि सिर्फ इंजेक्टेबल रूप में अवेलेबल है। Okay. दूसरी तरह की डायबिटीज है जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें मोस्टली 25-30 साल की एज में शुरू होती है और ये आमतौर पर इसका कुछ हद तक जेनेटिक या फैमिलियल टेंडेंसी होती है। Okay. तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी कारण वही होता है, बट इंसुलिन इसमें बनती है बट कम मात्रा में बनती है और वो पूरी तरह से काम नहीं करती। Okay. इसका मतलब कि जो इंसुलिन जो है उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है पेशेंट में जी. और उसकी वजह से उसकी शुगर हाई रहने लगती है और कई बार हमें डायबिटिक पेशेंट में हाइपर इंसुलिनीमिया यानी कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट. और तीसरी जो कॉमन डायबिटीज है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको कि हम कहते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज। Okay. जो कि प्रेग्नेंट लेडीज में होती है और प्रेग्नेंट लेडीज में भी वो मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर में शुरू होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर तक भी, और उसमें कई बार बच्चे जो कि अजन्मा बच्चा है उसकी जान को भी खतरा होता है जी. और एक दिन सडनली माँ को पता चलता है कि बच्चे की कोई मूवमेंट्स नहीं है और वो जब डॉक्टर के पास अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ बच्चा ऑलरेडी डेड है। Okay. तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की डायबिटीज है और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें मदर्स के लिए मैक्सिमम केसेस में इंसुलिन की जरूरत ही पड़ती है। बिना इंसुलिन के ओरल मेडिसिन से उसकी शुगर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके. राइट. सर एक बार क्या ये थर्ड वाली का नाम आप दोबारा बताएंगे? हाँ, इसका थर्ड वाली जो प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज है इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज, जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके. इसके सिम्टम्स हमको पहले पता नहीं पड़ पाते हैं। हाँ, इसमें भी सिम्टम इसके उसी तरह से होते हैं जैसे कि जो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, कई बार नहीं भी पता चलते हैं और सडनली एक दिन मदर को पता चलता है कि उसकी शुगर, जैसे कि यूजुअली आजकल गायनेकोलॉजिस्ट जब भी उनके पास जनरल चेकअप के लिए प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं तो उनका वो शुगर फास्टिंग पीपी शुगर चेक कराते हैं। तो कई बार वो जैसे कि पिछली विजिट में डायबिटीज नहीं थी, नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट पहुंचता है तो उसको डायबिटीज मिलती है। राइट. अच्छा सर, आजकल एक टर्म यूज होता है प्री डायबिटिक। यस. तो ये प्री डायबिटिक क्या होता है और इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है और इसका ये किस स्टेज पर मतलब पता पड़ जाता है? देखिए, प्री डायबिटिक बेसिकली प्री डायबिटिक पेशेंट्स वो वाली डायबिटीज है, जिस डायबिटीज नहीं कहना चाहिए इसे, ये वो स्टेज है जिसमें अभी आप जो डायबिटीज की डेफिनेशन है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 126 से नीचे रहनी चाहिए। ओके. और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर जो है वो 200 से नीचे रहनी चाहिए। Okay. लेकिन नॉर्मल रेंज जो है वो है 100 to 140, दैट इज फॉर पोस्ट प्रेंडियल, एंड 70 to 100 इज फॉर दैट इज फास्टिंग ब्लड शुगर। ओके. तो इसमें क्या होता है कि जो प्री डायबिटिक है उसमें नॉर्मल शुगर जो है वो 70 to 100 की रेंज में जैसे है, तो 100 से ऊपर होगी बट 126 से नीचे होगी तो वो फास्टिंग हो गई। तो इसको हम प्री डायबिटिक कह सकते हैं। और इसी तरह से 140 से 199 तक जो शुगर है उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद की शुगर अगर इस तरह की है तो उसको हम इन दोनों लेवल्स में अगर इस रेंज के अंदर आ रही है तो उसको हम प्री डायबिटिक कहेंगे। कभी मोस्टली तो प्री डायबिटिक पेशेंट्स में कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी डायबिटीज के लक्षण उनमें भी मिलने लगते हैं जी। और प्री डायबिटिक स्टेज से फुल फ्लेजेड डायबिटीज में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए पेशेंट्स को वही कोशिश जारी रखनी है जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए होती है, जिसमें कि डाइट कंट्रोल है, प्रॉपर नींद लेना है, प्रॉपर एक्सरसाइज एटलीस्ट 150 मिनट्स इन ए वीक, इस तरह से वो एक्सरसाइज करना है, राइट, और स्ट्रेस से दूर रहना है। तो ये अपना अगर वजन आउट ऑफ कंट्रोल है तो उसको भी, वजन को भी नॉर्मल रेंज के अंदर लाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको करके पेशेंट को प्री डायबिटिक से डायबिटिक में कन्वर्ट होने से कुछ हद तक रोका जा सकता है जी। या उस समय को बढ़ाया जा सकता है। ओके। अच्छा सर, ये डायबिटीज जो होती है इसके बेसिक रीजंस क्या हैं कि क्यों होती है, और क्या जो जेनेटिक्स है जी, मतलब मदर फादर को है तो बच्चों को भी होगी ऐसा कुछ, तो क्या इसका मतलब बेसिकली रीजन क्या है, जेनेटिक्स या और कुछ रीजन? देखिए, आज की जो जिंदगी है लोगों की, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग किसी तरह की भी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जहाँ तक जेनेटिक्स की बात है तो कुछ हद तक जेनेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट्स में जेनेटिक, जिन पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में डायबिटीज है उनमें ऑलमोस्ट
रिस्क जो है वो डायबिटीज होने का रिस्क डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है पेरेंट्स हैं तो उनके सारे बच्चों को ही डायबिटीज होगी। ओके। अगर वो अपना लाइफस्टाइल शुरू से ही कंट्रोल करके रखते हैं, लाइक अपना वेट कंट्रोल रखना है, खाने पीने पे भी कंट्रोल, जब उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली उनमें क्योंकि रिस्क है तो दे हैव टू कंट्रोल बिफोर डेवलपिंग डायबिटीज। ओके। अच्छा सर, एक अभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि जैसे आपने अभी 2 बार यूज किया कि जिनको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, तो क्या ऐसा नेसेसरी है कि जितने भी लोगों का वेट ज्यादा है उनको शुगर होगी ही होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको डायबिटीज होगी, लेकिन जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है जी। और ओवरवेट भी है जी। और हैबिट्स बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह की हैबिट्स नहीं है, खाने पीने पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं है और बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ स्टाइल है, तो ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली रिस्क ज्यादा हो जाएगा। जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको होगी ही होगी। ओके। अगर पेरेंट्स डायबिटिक हैं तो होने के चांसेस तो मैंने जैसा पहले बताया कि बढ़ जाते हैं। राइट। अच्छा सर, जैसे शुगर ऑब्वियसली हर आदमी रिलेट करता है मीठे से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो क्या मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है? नहीं, ये इस मामले में देखिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं। जी। ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से डायबिटीज होती है। अगर जो मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए, खास तौर से जैसे अगर बोथ द पेरेंट्स है डायबिटिक और सिंगल पेरेंट है डायबिटिक या ब्रदर सिस्टर्स में डायबिटीज है तो उनमें रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन अगर कोई हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है और उसको उसके यहाँ फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है डायबिटीज की, तो वो अगर मीठा खाता है भी, अगर रोज, कई लोग रोज मीठा खाते हैं जी, तो ऐसा नहीं है कि उनमें सबको डायबिटीज होगी ही होगी। ओके। जिनका लाइफस्टाइल बहुत पुअर होगा, जिस तरह जैसे मैंने जो रिस्क फैक्टर्स बताए, वो चीजें अगर होंगी तो उनमें वो मीठा खाएं या ना खाएं। बट ऐसा नहीं है कि मीठा खाने वाले सब लोगों को डायबिटीज हो। मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती, लेकिन जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है उनमें अगर वो लोग मीठा खा रहे हैं जी तो उनका शुगर लेवल नेचुरली बढ़ेगा। तो उसको तो कंट्रोल करने के लिए आपको शुगर बंद रखनी है। लेकिन अगर आप मीठा खाते रहेंगे और साथ में आपको डायबिटीज है तो बढ़ेगी, और अगर नहीं है तो सिर्फ मीठा खाने पर से डायबिटीज नहीं होती। अच्छा, क्या सर जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है क्या उनको मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए या देखिए हम थोड़ा बहुत खा सकते हैं? प्योर शुगर्स हैं जैसे कि चीनी, गुड़, बूरा, शक्कर, खांड वगैरह इस तरह की, या कोल्ड ड्रिंक्स का मीठा है, मिठाइयों का मीठा है, जिनमें जहां भी चीनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डली हुई है जी, तो ऐसी चीजों को तो पूरी तरह से बंद करना चाहिए। ओके। अच्छा सर, मैंने बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेद के लोग हैं या बहुत सारे पुराने लोग हैं वो ये कई बार कहते हैं नहीं जी गुड़ से तो कोई शुगर नहीं होती, गुड़ तो अलग है। तो क्या गुड़ सेफ है या नहीं है शुगर? नहीं, देखिए एक गुड़ एक क्रूड रूप है। गन्ने के से हम गुड़ बनाते हैं, वो एक गांव के छोटे से फील्ड में भी वो लोग गुड़, एक कढ़ाई में गुड़ का मतलब गन्ने का रस निकाल के उससे गुड़ बना सकते हैं जी जी। और एक फैक्ट्री में वही गन्ने के रस से चीनी बनती है, तो वो एक परिष्कृत या कहना चाहिए बहुत प्योर फॉर्म, प्यूरिफाइड, तो प्योरिफाइड फॉर्म है। बट जो सोर्स ऑफ मेकिंग ऑल दीज थिंग्स इज वो गन्ने का रस है। तो इसलिए ये कहना कि गन्ने के रस से शुगर नहीं बढ़ती या गन्ना सेफ है शुगर के पेशेंट में, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसी गलतफहमी करने वाले लोगों में फिर शुगर कंट्रोल नहीं रह पाती है। ओके। अच्छा सर, डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसके लिए बेस्ट डाइट क्या होती है? उसको किस टाइप का खाना खाना चाहिए? देखिए बेस्ट डाइट तो यही है कि एक बैलेंस्ड डाइट ले, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अराउंड 1 ग्राम पर केजी, जैसे कि अगर 50 केजी का कोई बंदा है तो उसको अराउंड 50 ग्राम्स प्रोटीन लेनी चाहिए। ओके। साथ में फैट का इंटेक ऑलमोस्ट 15 to 20% और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज अराउंड 25 to 30%, बट लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट लेनी चाहिए। ओके। क्या हम जो जैसे अभी आपने तो इसका टेक्निकल टर्म बता दिया, मैं अगर जनरल लैंग्वेज में पूछना चाहूँ तो हमें क्या अच्छा चीज खानी चाहिए? जैसे क्या दालें हैं जी, और नॉर्मल आटे की रोटी की जगह मिस्सी रोटी है जी, ठीक है, जिसमें गेहूं की मात्रा कम हो, तो इस तरह की चीजें लेनी है। प्रोटीन, अच्छा हाई फैट वाली डाइट जैसे मक्खन है, ज्यादा घी तेल वाली तली हुई, खास तौर से मैं अवॉइड अपने पेशेंट्स को सलाह देता हूँ कि कढ़ाई में तली हुई चीजें ना लें, क्योंकि कढ़ाई में तली हुई चीज में बहुत ज्यादा घी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है जी। और इसी तरह से जैसे जिन चीजों में घी तेल का इस्तेमाल जरूरी है, जैसे सब्जी दाल में, तो उसमें उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना छोंकने के लिए जरूरी है। बस उसको अगर कंट्रोल रखेंगे तो उसको देखिए, किसी को भी अगर मैं ये कहूँगा कि 1 ग्राम पर केजी से आप प्रोटीन लें
तो वो नाप तोल के प्रोटीन नहीं ले सकता। जी। लेकिन उसका यही तरीका है कि दाल है, जैसे पनीर है, अपनी रेगुलर डाइट में अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो ये ले लें, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। राइट। अच्छा सर, मैंने अभी बहुत सारी जगह सुना है रागी एक अनाज आता है जी। तो रागी कितना बेनिफिशियल है हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? देखिए, ये जो मिलेट्स हैं जितने भी, जी, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह के जितने भी ये मिलेट्स हैं, ये क्योंकि क्रूड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट में डेफिनेटली फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि इनमें ये प्योर शुगर में कन्वर्ट नहीं होते। ओके। तो इनका सेवन करना बहुत अच्छी चीज़ है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अच्छा, क्या गेहूं नुकसान करता है? देखिए, अगर प्योर गेहूं आप खासतौर से देखिए, आजकल बड़ा चलन हो गया है कि हम लोग बाजार जाते हैं और आटे की एक थैली उठा के ले आते हैं। Exactly. उसमें क्या होता है कि जो ऊपर जब वो फैक्ट्रीज में आटे को हम गेहूं से आटा तैयार करते हैं, तो उसमें हम बहुत से मैदे जैसा आटा जो है, एक तरह से कहना चाहिए, उसमें हमारा चोकर की मात्रा बहुत कम होती है, फाइबर कम होता है, फाइबर बहुत कम होता है। तो ऐसा गेहूं जो है वो निश्चित तौर पे वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। ओके। उसको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा मोटा अनाज जो है, अगर इवन पिसा हुआ आटा भी है, तो अगर चक्की का पिसा हुआ आटा है तो वो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहता है। ओके। बट गेहूं की भी ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। ओके। इसकी जगह अगर मिस्सी रोटी लें, जिसमें गेहूं की मात्रा भी कम हो जाएगी और आपको मोटे अनाज भी मिलेंगे और प्रोटीन भी ज्यादा मिलेगी, तो दैट इज बेनिफिशियल। बेटर क्वेश्चन। अच्छा सर, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमको नहीं लेने चाहिए? देखिए, फ्रूट्स वैसे तो सभी फ्रूट्स सेफ हैं, बट क्वांटिटी के ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। जी। एक खास तौर से जो बहुत मीठे फल हैं उनको जहाँ तक हो सके थोड़ा अवॉइड करें, बट बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं, जैसे आम, चीकू, लीची, अंगूर, केला, इस तरह के फ्रूट्स को थोड़ा कम लें। और बाकी जितने भी फल हैं उन सबको हम ले सकते हैं, बट एक कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में टेस्ट के लिए ले सकते हैं। अनलिमिटेड मात्रा में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो अब जैसे अंगूर है, आम जैसे फल हैं जो कि आई थिंक सभी लोगों को बहुत पसंद होते हैं जी, तो उनकी ज्यादा मात्रा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा सर, एक सब्जी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। एक सब्जी, मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा। एक तो सब्जी जिसको हम करेला बोलते हैं जी जी। एक हम बहुत सारी जगह ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जो जामुन होता है उसको बहुत रिकमेंड करते हैं डायबिटीज के केस में। हाँ, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? देखिए, आयुर्वेद में इन चीजों का जिक्र है, जिसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे जामुन की गुठली है, गुड़मार बूटी एक आयुर्वेदिक उसमें पौधा आता है, उनका सत है, करेला है, करेले का सूप जूस जो है बहुत से लोग पीते हैं जी। तो इनसे देखिए, ये हमारे आयुर्वेद में, इंडियन उसमें कल्चर में बहुत समय से माना जाता है कि डायबिटीज में कंट्रोल में अच्छा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई डॉक्टर ने, हम 10 साल बाद डायबिटीज को लेके पहुंचे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने हमें इतनी सारी दवाइयां लिख लें, हम क्यों ना हम अपने देसी फार्मूले अपनाएं। तो अगर डायबिटीज बहुत पुरानी हो चुकी है तब इनसे होने वाला फायदा आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में, जबकि डायबिटीज अभी कुछ समय ही हुआ है, डिटेक्ट हुई है, तो इनिशियल स्टेज में अगर हम अच्छे से परहेज करें और ये हमारी जो आयुर्वेदिक जो भी चीजें आपने बताई उनको लें, तो उससे काफी अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है। बट अगर पुरानी डायबिटीज हो चुकी है तो उससे लेने से कोई खास फायदा नहीं होता। ओके। अच्छा सर, डायबिटीज में एक्सरसाइज कितनी जरूरी होती है? एक्सरसाइज, देखिए, डायबिटीज के 3 ही पिलर्स हैं मेनली। 3 पिलर्स, मतलब कहने का यह है कि टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज है कि एटलीस्ट 150 मिनट्स इन ए वीक हम एक्सरसाइज रेगुलर जरूर एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज भी इस तरह की होना चाहिए जिससे हमें करने के बाद इवन सर्दियों के मौसम में भी हमें थोड़ा सा पसीना आ जाए। हमें वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है, या जिम में एक्सरसाइज करनी है कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर, या कोई और भी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, किसी तरह की कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कि हमें पसीना आ जाए, मतलब बॉडी के ऊपर लगे कि हमने कुछ किया। तो एक तो एक्सरसाइज हो गई, दूसरा हमारा मेडिसिन हो गई, जो कि हमें जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर लें, और तीसरी चीज है परहेज। जो परहेज बताए जाएं, खासतौर से प्योर शुगर्स वगैरह जैसे मैंने अभी बताया, तो ये सारी चीजें अगर करता है पेशेंट, तो उसके लिए तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज का तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इनिशियल डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनमें कि अगर शुरू से ही पेशेंट अपनी एक्सरसाइज रेगुलर रखता है तो उसकी शुगर बिना किसी दवा के भी कंट्रोल रहती है। लेकिन कुछ समय के बाद अगर वो दोनों चीजों को, एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल दोनों को अच्छे से रखता है, तो उसकी डायबिटीज
कुछ आने वाले कुछ 1-2 सालों तक 3 सालों तक भी मतलब वो अच्छे से कंट्रोल रख सकता है विदाउट एनी मेडिसिन। विदाउट एनी। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि ब्रिक्स वॉक करें या जिससे ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे पसीना आ जाए, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हार्ट पेशेंट है या जिनको अस्थमा है, जी जी, तो उनके केस में फिर हम क्या कर सकते हैं? देखिए अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और अगर खास तौर से हार्ट की बीमारी के लक्षण मौजूद हैं जैसे कि थोड़ा सा चलने पर सांस फूलने लग जाना या चलने पर किसी तरह की दर्द हो जाना, छाती में भारीपन महसूस होना, तो ऐसे लोगों को किसी तरह की भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी पर लोड डालने वाली या कहना चाहिए हार्ट के ऊपर लोड डालने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, ओके। अच्छा सर, स्ट्रेस और नींद जी, ये दोनों चीजें डायबिटीज पे कितना असर? बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जी। देखिए डायबिटिक पेशेंट्स में स्ट्रेस अगर ज़्यादा रहेगा तो अच्छे खासे डायबिटिक पेशेंट में भी, जिसमें कि पहले डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल थी, किसी वजह से स्ट्रेस रहता है, परसिस्टेंट स्ट्रेस रहने लगा है, तो उन पेशेंट्स में डायबिटीज बहुत जल्दी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, शुगर लेवल्स अनकंट्रोल्ड लेवल रेंज में पहुंच जाते हैं। इसी तरह नींद भी अगर पूरी नहीं हो रही, नींद खासतौर से तभी पूरी नहीं होती जबकि आप स्ट्रेस में हैं या कोई किसी तरह का कोई ऐसे वर्क में है। नेचुरली आपका अगर वर्क इस तरह का है कि आप को समय बेसमय उठना पड़ता है, नींद किसी स्ट्रेस की वजह से नहीं आ रही, तो वो भी, क्योंकि उससे क्या होता है स्ट्रेस से रहने से कि बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जो कि शुगर लेवल्स को बढ़ा देते हैं, राइट। तो इसलिए स्ट्रेस और नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज को कंट्रोल करना। अच्छा, क्या किसी व्यक्ति को खाली स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो सकती है? देखिए ऐसा कुछ रिसर्च में प्रूव हुआ है कि अगर परसिस्टेंट स्ट्रेस कुछ समय तक रहता है, लंबे समय तक, तो डायबिटीज हो सकती है, बशर्ते कि उसके साथ में और रिस्क फैक्टर्स जो कि मैंने पहले आपको बताए, फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, वर्क नहीं करते, बैठे रहते हैं हर टाइम, तो ऐसे अगर या कुछ और हैबिट्स हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा फैटी मील्स लेना, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना, या फैमिली हिस्ट्री मैंने बताई दी है, तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो नेचुरली डायबिटीज जो है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, क्या डायबिटीज को हम ये कह सकते हैं, क्या डायबिटीज कभी भी पूरी तरीके से सही हो सकती है? देखिए इनिशियल स्टेजेस में अगर हम डायबिटीज को डिटेक्ट कर लें जी, तो डायबिटीज को ये तो नहीं मैं कहूँगा कि पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसको विद वेरी स्पेसिफिक डाइट एंड विद एक्सरसाइज एंड ऑल द अदर थिंग्स, वेट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के साथ अगर हम उस पेशेंट को ट्रीट करें तो विदाउट एनी मेडिसिन भी उसकी डायबिटीज को फॉर द टाइम बिंग रेमिशन में जी भेजा जा सकता है। रेमिशन का मतलब कि डिजीज नहीं है, वो किसी भी तरह के टेस्ट में डिजीज नहीं डिटेक्ट हो रही है, ऐसा रेमिशन जो है 2-3 साल तक भी परसिस्ट कर सकता है, और फिर बाद में पेशेंट के जैसे जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा वो फिर से डायबिटीज आ सकती है, बट स्टिल उसको फॉर द टाइमिंग उसको खत्म किया जा सकता है, रेमिशन की स्टेज में पहुंचा सकते हैं। अच्छा सर, आज की डेट में जैसे मतलब बेस्ट तरीका क्या है कि हम अपनी शुगर को मॉनिटर कर पाएं? देखिए अभी तक तो हम लोग ग्लूकोमीटर्स जो है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज जी, तो ये कॉमन तरीका है जिसके लिए एक छोटी सी मशीन आती है, और कॉमन मैन की अप्रोच में है, क्योंकि 800, 1000, 1200 रुपए तक के अच्छे ग्लूकोमीटर्स आ रहे हैं मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, और उनसे हम रीजनेबली अच्छी तरह से अपनी डायबिटीज को मॉनिटर कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में डायबिटीज बहुत ज्यादा वेरिएशंस मिलते हैं, जैसे कि कभी डायबिटीज बहुत शुगर लेवल एकदम 250-300 पहुंच रहा है, कभी 60-50 के रेंज में आ रहा है, एकदम से ऊपर नीचे हो रहे हैं, और कई बार क्या होता है बच्चों में डायबिटीज होती है, बच्चे चोरी से कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो हमें ऐसे में कई बार बहुत एकदम सडन सर्ज होता है शुगर लेवल्स में। ऐसे में एक जो है एक डिवाइस आती है जिसको कि हम बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, एक छोटी सी नीडल के साथ एक डिवाइस इंसर्ट हो जाती है बैक पर या आप पर जी, तो उसको दैट इज द डिवाइस व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद योर मोबाइल, और उसके साथ एक उसका रीडर आता है, ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है, तो उसको हम कंटिन्यूसली 14 डेज तक पेशेंट की ब्लड शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं, और उसकी पूरी प्रोफाइल देख सकते हैं कि उन 14 दिनों में उसकी शुगर में क्या क्या परिवर्तन आए, किस किस समय उसकी शुगर बढ़ी, किस समय घटी, कब एक्टिविटी के दौरान क्या हुआ, बिना एक्टिविटी के क्या हुआ। तो उस तरह से हम एक शुगर का पूरा ग्राफ बना सकते हैं, और हमें
उससे आगे जाके शुगर की डोजेज में, मतलब मेडिसिन की डोजेज, इंसुलिन की डोजेज, उन सबको प्रॉपरली देने में और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। राइट सर। अच्छा सर, एक बहुत सारे जो हमारा, बिकॉज वी आर इंडियंस और हम लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदिक पर भी बेस होती हैं, तो क्या मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो होम रेमेडीज होती हैं जी, वो कितनी सक्सेसफुल हैं हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए? इस सवाल का जवाब अभी आपने पहले भी पूछा था कि जामुन की गुठली या इस तरह की चीज़ें, तो मैं फिर वही बताऊंगा आपको कि इनिशियल केसेस में वो होम रेमेडीज इनिशियल केसेस में काम करती हैं, लेकिन जब डायबिटीज़ ज़्यादा पुरानी हो जाती है, ज़्यादा जितनी पुरानी डायबिटीज़ होती जाएगी उतना ही पेशेंट का इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा। तो अब जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो अल्टीमेटली एक लिमिट ऐसी आएगी जिसमें हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी जो कि या तो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएं या शुगर को यूरिन के द्वारा बाहर निकालें या और दूसरे तरीके हैं, या इंसुलिन ही देनी पड़े, तो उस केस में ये हमारी होम रेमेडीज काम नहीं करती। ओके। अच्छा सर, अगर जैसे किसी की डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है तो उस केस में कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सबसे जल्दी इफेक्टेड होते हैं? देखिए, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, डायबिटिक ट्रायोपैथी। जी। ट्रायोपैथी का मतलब है कि आंख का एक अंग जिसको बोलते हैं रेटिना, तो रेटिना इफेक्ट होता है, दूसरे नर्व्स इफेक्ट होती हैं, और तीसरा है किडनीज। तो ये ट्रायोपैथी में तीनों किडनीज इफेक्ट होंगी, आईज इफेक्ट होंगी और नर्व्स इफेक्ट होंगी। लेकिन इसके अलावा भी और भी ऑर्गन्स हैं जहाँ डायबिटीज की वजह से बुरा असर पड़ता है, जिसमें खून की नसें हैं, लिवर है, लिवर में फैटी लिवर डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स में इफेक्ट आता है। अच्छा सर, डायबिटिक पेशेंट और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनका क्या कनेक्शन है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? देखिए, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है कि खास तौर से हम इंडियंस में क्या है कि डायबिटिक पेशेंट में एक चीज होती है जो हम लोग करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में जो आपका ट्राइग्लिसराइड होता है, तो इंडियंस में ट्राइग्लिसराइड यूजुअली बढ़ जाता है, और ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो, और एक चीज होती है एलडीएल, ठीक है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा शुगर के पेशेंट्स में, ये हमारे इंडियंस में ज्यादा रहते हैं ये, और इंडियंस जेनेटिकली मोर प्रोन टू हैव हाई ट्राइग्लिसराइड एंड हाई एलडीएल। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो खून की नसें हैं उनमें इनका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली कुछ सालों में ब्लॉकेज होती है। खास तौर से जिन लोगों की डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है उनमें ये चीज ज्यादा मिलती है। तो कनेक्शन यही है कि ऐसे पेशेंट्स में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ओके। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे इंसुलिन अगर हमने लेना शुरू करा एक बार तो उसकी फिर वो परमानेंट आदत लग जाती है और वो हमें लाइफ लॉन्ग लेना ही पड़ता है। नहीं, इसमें भी देखिए बहुत सारी लोगों में गलतफहमी है जी। इंसुलिन, पहली बात तो हम इंसुलिन इनिशियली देखिए, अब जैसे एक बच्चे को जहाँ इंसुलिन बन ही नहीं रही है वहाँ हमें इंसुलिन ही देनी है, उसके लिए कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो वहाँ आदत पड़ने जैसी बात नहीं है, बल्कि ये उसकी जरूरत रिक्वायरमेंट है, उसको देनी ही इंसुलिन है, उसके अलावा हमारे पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है। इसी तरह से जो पेशेंट्स ओरल मेडिसिन पे अच्छे से कंट्रोल्ड हैं, तो उनमें बहुत से पेशेंट जो परहेज भी करते हैं और ओरल मेडिसिन भी ठीक से ले रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें 15-20 साल तक ऐसा रहता है कि उनकी शुगर बढ़िया कंट्रोल रहती है जी। लेकिन अल्टीमेटली एक समय ऐसा आता है जबकि वो दवाइयां भी उनकी हेल्प नहीं कर पाती, उनके शुगर लेवल फिर से अनकंट्रोल होने लगती है। तो ऐसे में फिर वही बात है कि जरूरत है कि हमें इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है पेशेंट को। तो आदत जैसी बात नहीं है। कई बार एक और फैक्टर काम करता है, जब पेशेंट को किसी तरह का कोई सडन स्ट्रेस है, जैसे कि मान ली किसी पेशेंट को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया या हार्ट अटैक हो गया या कोई सर्जरी होनी है और उसकी शुगर अनकंट्रोल हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमें, क्योंकि हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट भी जरूरी है, इसी तरह से स्ट्रेस को भी मैनेज करना जरूरी है और ऑपरेट करना भी जरूरी है, तो ऐसी कुछ इमरजेंसीज होती हैं जहां हमें इमीडिएटली दवाइयों को बंद करके इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ता है, और वहाँ आदत जैसी कोई बात नहीं होती। जैसे ही वो स्ट्रेस ओवर होता है तो पेशेंट की शुगर लेवल फिर से नॉर्मल आ जाती है और फिर से पेशेंट ओरल मेडिसिन पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जरूरत है, ना कि ये कोई आदत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, जैसे यंग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग लोग होते हैं जी, उनके लिए डायबिटीज कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है? देखिए, डायबिटीज किसी भी एज में डेवलप हो सकती है जी, ठीक है। कई बार हमारे यहाँ बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में, इवन कुछ समय ही हुआ है पैदा हुए तब भी डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है इंसुलिन का जी। तो और
मोस्टली जो टाइप 2 डायबिटीज है वो मोस्टली थर्ड और फोर्थ डिकेड में आती है। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों के पास खेलने के लिए, भागदौड़ करने के लिए समय नहीं है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, जंक फूड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो इवन 15-16 साल की एज में भी टाइप 2 डायबिटीज डेवलप हो रही है। जहाँ के बच्चे का वेट 15 साल की उम्र में ही 80-90 किलो 100 किलो तक पहुंच रहा है। तो ऐसे पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से उनमें डायबिटीज हो जाती है। तो यंग एज में भी हो रही है और मोस्टली ओल्ड एज में जो डायबिटीज है वो तो थर्ड फोर्थ डिकेड के बाद कभी भी, इवन मैंने ऐसे पेशेंट देखे इनको 70 ईयर्स की एज पे आकर डायबिटीज। अच्छा सर, मेरा अगला क्वेश्चन, जैसे अभी आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा था, तो मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, मतलब जब हमारी इंसुलिन, जैसे कि जितनी हमारी इंसुलिन बन रही है, बन रही है प्रॉपरली, बल्कि इवन ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, क्योंकि शरीर की डिमांड ऐसी होती है कि भाई शुगर नहीं कंट्रोल हो रही और इंसुलिन बनाई जाए और इंसुलिन बनाई जाए, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है, लेकिन वो इंसुलिन क्योंकि इफेक्टिव नहीं है तो वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इस ही कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सर, मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जैसे अभी हमने डिस्कस किया अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग कि भाई डायबिटीज होती क्या है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज हो गई जी, नाउ व्हाट इज द प्लान? अब उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले डायबिटीज अगर हो चुकी है ऑलरेडी, तो पेशेंट को सबसे पहले तो अपने कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जरूर कराने चाहिए जी, जिनमें ये देखना है कि इस तरह का बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है, फिर किडनी फंक्शन है, लिपिड प्रोफाइल है, किडनी और दूसरा लिवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें करा के जी, और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी डेली एक्टिविटी, अपना वजन, अपनी स्ट्रेस लेवल, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए जी, अपना एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट आए हम उसको एक फिक्स ट्रीटमेंट सारे पेशेंट्स को देंगे जी। कोई पेशेंट के साथ कोई कोमॉर्बिड कंडीशन और भी हो सकती है, जैसे डायबिटीज के साथ साथ हाइपरटेंशन है या किसी तरह की और कोई लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अकॉर्डिंग टू दैट पेशेंट को मेडिसिन देना होता है। ऐसा नहीं है कि सेम मेडिसिन सारे पेशेंट्स को चूज की जाए, ठीक है। और ओवर कितना समय बीत चुका है डायबिटीज हुए, तो कितनी एज है, ये सारी चीज़ें, प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें डायबिटीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है। और मोर ओवर द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि डायबिटिक पेशेंट को समय समय पर डॉक्टर्स की सलाह से कंसल्टेशन लेते रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली जैसा भी उसका रिस्पॉन्स है ट्रीटमेंट के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। राइट। मोस्टली आजकल पेशेंट क्या करते हैं कि एक बार एक दवा लिखवाई, 6 महीने तक नहीं आए। खासतौर से इनिशियल पेशेंट अगर 6 महीने तक नहीं आएगा तो डॉक्टर को यही नहीं पता चलता कि इनिशियल डायबिटीज शुगर लेवल उसके मान लिया 300 या 400 की रेंज में है और हमने कोई मेडिसिन दी, तो हमें एटलीस्ट कुछ समय चाहिए उसका रिस्पॉन्स देखने के लिए। और रिस्पॉन्स 2 या 3 महीने में पता चल जाता है। फिर अकॉर्डिंगली हम उसको इवन ऑन एवरी कंसल्टेशन वी कैन राइट अ मेडिसिन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months आल्सो। राइट। लेकिन इनिशियली उसको रेगुलर फॉलो अप में आना जरूरी है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ट्रीटमेंट के दौरान स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और उससे स्टेरॉइड्स से मतलब कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर नहीं भी होती है, उनको भी शुगर डेवलप हो जाती है। बिल्कुल, देखिए स्टेरॉइड एक तरह के हार्मोन को, जिसको एड्रेनलिन कहते हैं जी, उस तरह के हार्मोन को इंड्यूस करते हैं जी, उनका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में हमें जो है स्टेरॉइड, खासतौर से अगर स्टेरॉइड ले रहे हैं, जैसा कोविड के दौरान हुआ जी, कि कई पेशेंट्स जो थे वो डायबिटिक नहीं थे और उनको स्टेरॉइड दिए गए और उनको शुगर बढ़ गई, राइट, वो डायबिटिक रेंज में आ गए। लेकिन जो लोग ऑलरेडी प्री डायबिटिक थे उनमें जो डायबिटीज डेवलप हुई वो फिर डायबिटीज उनको कंटिन्यूसली बनी रही। और जो लोग डायबिटिक नहीं थे या प्री डायबिटिक भी नहीं थे उनमें शुगर जैसे ही स्टेरॉइड उनके विड्रॉ हुए तो उसके बाद उनके शुगर लेवल्स नॉर्मल आ गए। राइट। अच्छा सर, अब मैं आपसे कुछ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि अगर शुगर है तो शुगर से आदमी अंधा भी हो सकता है। बिल्कुल, उसके बारे में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि डायबिटिक पेशेंट्स में आंखों के पर्दे पर असर पड़ता है जी। और कई बार पेशेंट्स जो है बड़ी सीरियसली नहीं लेता, अपनी डॉक्टर की सलाह को नहीं मानता, शुगर खाने पीने में किसी तरह कंट्रोल नहीं करता, उसकी शुगर लेवल अगर कंटिन्यूसली बढ़ी रहती है लंबे समय तक तो उसकी आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकती है, उसमें
कुछ स्पॉट्स डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको शुरू में तो ब्लाइंडनेस होगी, लेकिन बाद में वो ब्लाइंडनेस धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगी। परमानेंट भी हो सकती है अगर वो फिर भी ध्यान नहीं देता। ओके, अच्छा सर, 5 ऐसी आदतें जिससे डायबिटीज डेवलप होती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आदत तो यही है कि एक तो ओबेसिटी, जो लोग बिल्कुल मतलब खान पान में कंट्रोल नहीं करते, वजन के मामले में बिल्कुल लापरवाह होते हैं, ठीक है, और अपनी डेली एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, तो ये कुछ आदतें ऐसी हैं जिनमें कि पेशेंट जो लोग हैं उनको जिससे शुगर डेवलप हो सकती है। और सर 5 ऐसी आदतें जिससे हम शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेना है जी, ठीक है। नंबर 2, स्ट्रेस लेवल को कम रखना है, नींद, सही नींद लेनी है जी, और रेगुलर एक्सरसाइज, वॉक करनी है, ठीक है, मीठे पर बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल करना है। तो इन चीज़ों से हम डायबिटीज से बच सकते हैं। और सर जैसे बहुत सारे लोग फल की बात करते हैं, तो 5 ऐसे फलों के नाम आप बताएं कि 5 या जो भी हैं कि जिनको हम डायबिटीज के ड्यूरेशन में खा सकते हैं। देखिए फलों के बारे में अभी पहले भी बात हुई, तो फलों में देखिए हम सारे फल खा सकते हैं, बट मैंने जैसे 4-5 फल ऐसे बताए जो अवॉइड करने हैं, लेकिन ज़्यादातर फल हम खा सकते हैं, बट कंट्रोल्ड मात्रा में। जी, लेकिन जो बहुत मीठे फल हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल जरूरी है। ओके, जैसे कि आम, लीची, चीकू, अंगूर, केला वगैरह, इस तरह के फलों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। टेस्ट के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, लेकिन जो फल, अन्य फल जैसे कि तरबूज, खरबूजा है, पपीता है, अमरूद है, नाशपाती है, ये फल वो हैं जिनको कि हम ले सकते हैं। जी, राइट। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने डॉक्टर साहब से जाना कि बेसिकली सिम्टम्स कैसे काम करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने डॉक्टर साहब से समझी वो ये समझी कि अगर हमको ऐसा कोई भी सिम्टम्स नज़र आता है तो इंस्टेड ऑफ हम खुद डिसीजन लें या घर पे कुछ सोच समझ के करें, सबसे पहले ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि उनको क्या करना चाहिए। और जैसा सर ने कहा, जो मैंने अभी लास्ट में क्वेश्चंस पूछे कि 5 ऐसी आदतें जो हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं, या फ्रूट्स, या जो भी सर ने डाइट अभी रिकमेंड करी है, तो हम इस पर ध्यान दें। और अगर हमको ये चीज़ निकलती है तो उसके बाद सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम अपने कंसल्टेंट को कंसल्ट करें और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्लान करें। साथ ही ऐसा भी ना करें कि एक बार डोज लेने के बाद फिर हम 6-7 महीने तक जाएं ना, क्योंकि सर का जैसा कहना है कि डॉक्टर को भी डोज सेट करने के लिए थोड़ा टाइमलाइन चाहिए होता है, उसको उसकी दवा का रेस्पॉन्स देखने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अपने डॉक्टर को रेगुलर दिखाएं। और इसके साथ ही मैं इस शो को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दोस्तों।